हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सांख्यिकी के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। और सांख्यिकी का क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए सांख्यिकी को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सांख्यिकी की प्रकृति, दूसरा है उसकी विषय सामग्री और तीसरा है सांख्यिकी की सीमाएं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सांख्यिकी की प्रकृति। सांख्यिकी की प्रकृति में इस बात को देखा जाता है कि सांख्यिकी को विज्ञान भी माना जाता है और सांख्यिकी को कला भी माना जाता है। अब सांख्यिकी को विज्ञान क्यों माना जाता है? तो किसी भी विषय के विज्ञान कहलाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं या कुछ मापदंड होते हैं, और यदि कोई विषय उन मापदंडों पर खरा उतरता है तभी उसे विज्ञान कहा जा सकता है। जैसे कि कोई भी विषय विज्ञान है या नहीं है, इस बात को जानने के लिए जो कुछ निर्धारित मापदंड हैं वो ये हैं कि उस विषय का क्रमबद्ध अध्ययन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि विज्ञान में भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। दूसरा, वो कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करता है कि नहीं। तीसरा, उसकी अपनी रीतियाँ और सिद्धांत हैं कि नहीं। चौथा, ये जो रीतियाँ और सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक हैं कि नहीं। तो इन चीज़ों को विज्ञान के अंतर्गत देखा जाता है। तो अब चूँकि सांख्यिकी भी ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है, इसलिए हम लोग इसको विज्ञान बोल सकते हैं। सांख्यिकी की भी अपनी विभिन्न रीतियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे संभावना का सिद्धांत, महंग जड़ता का सिद्धांत, सांख्यिकी नियमितता का सिद्धांत, और ये नियम भी सार्वभौमिक हैं। सार्वभौमिक का अर्थ विश्व के सभी जगहों पर लागू होना। तो इसलिए हम लोग सांख्यिकी को भी विज्ञान बोल सकते हैं। उसके बाद समंकों का संकलन करना और उसके विश्लेषण के द्वारा कारण और परिणाम के बीच को संबंध बताना, ये सांख्यिकी में किया जाता है। और विज्ञान में भी कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, इसीलिए भी हम लोग सांख्यिकी को एक विज्ञान कह सकते हैं। उसके बाद सांख्यिकी में भी पूर्वानुमान लगाया जाता है और उसके लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि काल श्रेणियों का विश्लेषण, बाह्य गणन, प्रतिगमन आदि प्रमुख हैं। इसलिए सांख्यिकी को विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि विज्ञान के सारे गुण सांख्यिकी में मौजूद हैं। अब देखते हैं सांख्यिकी को कला क्यों कहा जाता है। तो जैसा विज्ञान होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, वैसे ही कला होने के लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। तो सांख्यिकी को भी कला कहा जाता है, क्योंकि सांख्यिकी में भी कला के जैसे विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए समंकों का प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालने के लिए उपाय और साधन प्रस्तुत किया जाता है। कला के जैसे ही सांख्यिकी में भी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग सांख्यिकी रीतियों और नियमों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी में इस बात का भी प्रमुख रूप से अध्ययन किया जाता है, जैसे सांख्यिकी में अंकगणितीय माध्य का प्रयोग कहाँ उत्तम है, मध्यिका का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है, निर्देशांक कैसे बनाएं, किस माध्य का प्रयोग करें, ये भी कला के सारे गुण इसमें मौजूद हैं। सांख्यिकी विधियों के व्यवहार के लिए व्यक्ति के विशेष निपुणता, अनुभव तथा आत्मसंयम की आवश्यकता होती है, जो किसी भी विषय को कला कहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि कला में विशेष निपुणता की आवश्यकता होती है, अनुभव की आवश्यकता होती है, वैसे ही सांख्यिकी में भी विशेष निपुणता और अनुभव की आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है, क्योंकि इसमें विज्ञान के गुण भी मौजूद हैं और कला के गुण भी मौजूद हैं। इसलिए हम लोग इसको विज्ञान भी बोल सकते हैं और कला भी बोल सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने प्रकृति को देखा, सांख्यिकी के क्षेत्र के अंतर्गत जो पहला भाग था उसको देखा। अब हम इसके दूसरे भाग के ऊपर जाएंगे कि सांख्यिकी की विषय सामग्री क्या है। और जो सांख्यिकी की विषय सामग्री है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है।
पहला है विवरणात्मक सांख्यिकी और दूसरा है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। विवरणात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय उन विधियों से है जिनका प्रयोग आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण के लिए किया जाता है। अर्थात विवरणात्मक सांख्यिकी में विधियों से है, सांख्यिकी से अभिप्राय विधियों से है, और बहुत सी विधियों का हम लोग सांख्यिकी में प्रयोग करते हैं, जैसे औसत निकालना, मध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, सहसंबंध की गणना करना आदि। और जैसे कि उदाहरण में कहा भी गया है कि विवरणात्मक सांख्यिकी का प्रयोग तब किया जाता है जब आप अपने विद्यालय में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के औसत लंबाई की गणना करते हैं। तो चूंकि हम यहाँ पर औसत निकालते हैं और ये जो औसत है ये विवरणात्मक सांख्यिकी है। उसके बाद है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। निष्कर्षात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय वो सभी विधियां हैं जिनके द्वारा किसी प्रतिदर्श के आधार पर जनसंख्या के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है। अर्थात यदि कक्षा का अध्यापक कक्षा के विद्यार्थियों के प्रतिदर्श के औसत के वजन के आधार पर ही संपूर्ण कक्षा का वजन की गणना करता है तो इसको निष्कर्षात्मक सांख्यिकी कहेंगे। तो निष्कर्षात्मक सांख्यिकी में विधियों के प्रयोग के द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग सांख्यिकी की सीमाएं। ये सांख्यिकी के क्षेत्र का उसका तीसरा बिंदु है जो हम लोग देख रहे हैं, सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी जैसे सभी बाकी विषयों की भी सीमाएं होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, वैसे ही सांख्यिकी की भी कुछ सीमाएं हैं और जिसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सांख्यिकी की पहली सीमा है कि ये केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, जैसे औसत आयु, धान का औसत उत्पादन, किसानों के ऋणग्रस्तता की समस्या, ये सारी चीज़ों को संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है। लेकिन जो गुणात्मक तथ्य हैं जैसे ईमानदारी, देशभक्ति, मित्रता, स्वास्थ्य, न्याय, इनका अध्ययन इसमें नहीं किया जा सकता। अर्थात ऐसे तथ्यों का अध्ययन किया जा सकता है जिनको कि संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं। दूसरा, केवल समूह का अध्ययन किया जाता है सांख्यिकी में, किसी व्यक्तिगत गुण का अध्ययन नहीं किया जाता या किसी व्यक्ति विशेष के तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जाता, परंतु तथ्यों के समूह का अध्ययन किया जाता है। और इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं बहुवचन के रूप में सांख्यिकी के अंतर्गत। जैसे कि एक व्यक्ति द्वारा अर्जित आय का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि हम उस संस्था में काम करने वाले अन्य व्यक्तियों की मासिक आय के संबंध में सूचना नहीं लेते हैं। तो एक व्यक्ति की आय का हम अध्ययन नहीं करते हैं, परंतु उस संस्था में कार्य करने वाले सभी लोगों की आय का हम लोग अध्ययन करते हैं। तीसरा जो बिंदु है वो है समरूपता की कसौटी। समरूपता की कसौटी का अर्थ ये है कि आंकड़े जो भी जिनका हम विश्लेषण करेंगे वो सजातीय होने चाहिए। यदि वो विजातीय होंगे तो उनकी तुलना हम नहीं कर पाएंगे, जिसको कि हम सांख्यिकी में अध्ययन नहीं करते। जैसे कि किसी कक्षा के एक बच्चे की हम आयु को निकालें, दूसरे बच्चे के वजन को देखें, तीसरे के ऊंचाई को देखें, तो हम ये तीनों अलग अलग गुणों का तुलना नहीं कर सकते। इसके लिए आंकड़ों का सजातीय होना चाहिए। या तो सभी बच्चों की ऊंचाई का हम अध्ययन कर सकते हैं, या वजन का अध्ययन कर सकते हैं, या उनके मासिक जेब खर्च का अध्ययन कर सकते हैं। यदि वो विजातीय होंगे तो उनका अध्ययन हम सांख्यिकी में नहीं कर पाएंगे। चौथी जो सीमा है कि परिणाम जो होते हैं औसत रूप से सत्य होते हैं। औसत रूप से सत्य होते हैं अर्थात हम लोग लगभग सत्य के करीब पहुंचते हैं, पूरा वास्तविक संख्या का ज्ञान नहीं हो पाता। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि राजनांदगांव की जनसंख्या 13 लाख है, तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी जनसंख्या 13 लाख ही हो सकता है जनसंख्या 12,96,675 हो या 13,02,310 हो। तो हम लोग सांख्यिकी में ये एग्जैक्ट नंबर को नहीं देखते, परंतु लगभग का अनुमान लगाते हैं
उसको राउंड ऑफ करना बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कुछ कमी भी हो सकती है और कुछ वृद्धि भी हो सकती है। 100% शुद्धता सांख्यिकी में नहीं आ पाती है। उसके बाद 5वां बिंदु हम लोग देखेंगे, बिना संदर्भ के जो निष्कर्ष हैं वो गलत हो सकते हैं। मतलब यदि संदर्भ के बिना हम निष्कर्ष निकालें तो वो गलत भी हो सकते हैं। जैसे कि एक व्यापारी के 3 वर्षों का लाभ 1000, 2000, 3000 है। इसके विपरीत दूसरे व्यापार में उन्हीं 3 वर्षों का लाभ 3000, 2000, 1000 है। दोनों का औसत 2000 हो रहा है, लेकिन परिणाम ये है कि आप देखेंगे कि पहले व्यापार में लाभ बढ़ते क्रम में है और दूसरे व्यापार में लाभ घटते क्रम में है। अर्थात पहले व्यापार में लाभ बढ़ते जा रहा है, व्यापार तरक्की कर रहा है, और दूसरे व्यापार में लाभ घटते जा रहा है, अर्थात अवनति हो रहा है। लेकिन दोनों का औसत तो 2000 रुपया है। तो संदर्भ सही होना चाहिए, तभी हम उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। 6वां जो सीमा है कि सांख्यिकी के विश्लेषण के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। जो आम लोग होते हैं वो इसको प्रयोग में नहीं ला सकते। इसके लिए जो विषय विशेषज्ञ हैं या जानकार हैं वो इसको प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि ये जटिल होते हैं। उसके बाद आखिरी में हम देखते हैं कि सांख्यिकी का दुरुपयोग संभव है। सांख्यिकी का दुरुपयोग करना बहुत ही सामान्य है। लोग बाग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसका गलत निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। सांख्यिकी का पहले से तैयार निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, भले ही यह निष्कर्ष बिल्कुल ही गलत हो। और इसीलिए कहा जाता है कि समंक गीली मिट्टी के समान है, जिनको आप चाहे तो देवता बना सकते हैं, चाहे तो शैतान की मूर्ति बना सकते हैं। तो सांख्यिकी का दुरुपयोग इसकी सबसे बड़ी सीमा है।